Hello everyone, how are you all? I just hope that guys you're doing super duper amazing. Guys, ये सेशन मैं पर्टिकुलरली आपके लिए ले रहा हूँ फॉर योर रिविजन्स ओवर हियर. मैं यहाँ पर बहुत ही फास्ट रिवीजन लेने की कोशिश करने वाला हूँ. फास्ट मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ उसमें मिस आउट कर जाएंगे. डेफिनेटली नॉट. बट यस, वी आर गोइंग टू कवर द थिंग्स अ बिट फास्ट. तो मैं आप लोग को यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इसको बहुत 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 अच्छे से देखना. एंड ऑल्सो हम लोग इसको रिवाइज करते करते कुछ यहाँ पर पिन पॉइंट्स देखने वाले, हाईलाइटेड पॉइंट्स के बहुत ज्यादा ध्यान देना. आई जस्ट विश दैट आप आपकी नोटबुक वगैरह लेकर बैठिए. आप लोगों ने पहले देखा होगा तो जरूर आपके पास वो नोट्स रहेंगे, उसको गो थ्रू करना एंड जस्ट लुक एट द वे दैट वी हैव मेड द नोट्स ओवर हियर. ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है और फुल अटेंशन रहना है. कोई भी कॉल्स मत उठाइएगा एंड यही मेरी रिक्वेस्ट है. सो लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम इन अ वेरी ग्रेट वे. सो फटाफट से शुरुआत करते हैं आज रिवीजन से. अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग इसको दो पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सके मैं उतना आप लोगों को रिवाइज यहाँ पर करवा के दूं. जो भी बचा रहेगा हम लोग सेकेंड पार्ट में रिवीजन उसका भी लेकर आएंगे. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो जल्दी से फटाफट से शुरुआत करने से पहले बचा पार्टी में आप लोग को यहाँ पर अनअकैडमी के वेबसाइट पर लेके चलता हूँ. एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हम लोग कौन से सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, हाउ टू टेक द सब्सक्रिप्शंस, राइट. सो गाइज, इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन आप लोग को अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाना है. आप लोगों को आपका गोल सिलेक्ट करना होगा. जैसे ही आप लोग आपका गोल सिलेक्ट करते हो आपको सी इंटरमीडिएट पर करना होगा क्लिक. एंड लेट मी टेल यू गाइज, इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगे. जैसे कि एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन. ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, देन यू कैन जस्ट चेक इट आउट. ओ माय गॉड, यहाँ पर देखना प्राइस राइज का यहाँ पर अलर्ट आ रहा है. सो पता नहीं कब होगा बट कभी भी हो सकता है. प्राइस राइज 25% तक के इंटरमीडिएट की फीस यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है. You can use my code DAGA10 and you can just avail the subscription right now as well. प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर लाइट सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला है. सो लेट मी टेल यू बेटा, लाइट सब्सक्रिप्शन क्या है. लाइट इज ओनली एंड ओनली फॉर टेस्ट सीरीज, ओनली एंड ओनली फॉर प्रैक्टिस, राइट. सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर जगह पर अलर्ट आ गया. 25% प्राइस हाइक हो सकता है, 25% प्राइस हाइक हो सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय प्लस सब्सक्रिप्शन? प्लस सब्सक्रिप्शन में डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस आउट देयर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा. और यहाँ पर देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे प्लस के बेनिफिट्स मिलेंगे. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड सारे प्लस के बेनिफिट्स. प्लस के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यार आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस मिलते हैं. ठीक है, सो दैट इज रियली अमेजिंग. चलिए फटाफट से उसकी प्राइसिंग डिटेल्स देखते हैं. बहुत रीजनेबल प्राइजेस है अनअकैडमी पर. तो आप लोग को गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप लोग प्राइस देख सकते हो. ये है आपके सामने प्राइस, लेकिन हम लोग इसको रिड्यूस कर देंगे बाय अप्लाइंग माय कोड DAGA10. ठीक है, DAGA10 मैंने इसको अप्लाई कर दिया है एंड यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर. ये प्राइसेस सारे रिड्यूस हो चुके हैं. 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 24,300, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 22,275, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 18,225. ठीक है, जो विच इज वेरी वेरी रीजनेबल. एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली रीजनेबल. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तुम्हारे सामने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस दी गई है. 55,800 फॉर 24 मंथ्स, 34,425 फॉर 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के लिए 27,000 ओनली. लाइट सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस यहाँ पर देख सकते हो 5,400, 4,320, 2,700. आप या आपके दोस्त कोई भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज माय कोड DAGA10 एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस, राइट. सो DAGA10 ये कोड है, भूलिएगा मत. आप, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस कोड, यू कैन यूज माय कोड. ठीक है, सो चलिए जल्दी से फटाफट से शुरुआत करते हैं गाइस. आज हम लोग यहाँ पर रिविजन करेंगे, जितना भी हमारा हुआ है उसका हम लोग रिविजन यहाँ पर करने वाले हैं. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आता हूं व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी. ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस देखे थे. स्ट्रैटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्लानिंग बट द अपोजिट ऑफ इट एंड इट इज नोन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट. देखो यार, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्लानिंग बट आई विल से दैट कि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोई भी स्ट्रैटेजी बनाना.
बिकॉज द एनवायरमेंट अराउंड यू इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, और ये कंटिन्यूअस चेंजिंग एनवायरमेंट में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी प्रोएक्टिव, टू प्लान थिंग्स इन अ वेरी गुड वे एंड टू एक्चुअली आप लोग को उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो यार ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। किसने कहा था? हेनरी मिन्सबर्ग ने कहा था ये। अकॉर्डिंग टू ग्लूक जी ने क्या बोला था? स्ट्रैटेजी इज द यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। यूनिफाइड, comprehensive, detailed plan and integrated plan. It is not been taken care in isolation. मतलब ये वाला प्लान बना दिया, ये वाला प्लान बना दिया, ये वाला प्लान बना दिया, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, सेल्स का। No, it has to be integrated plan. It has to be unified plan. It has to be detailed plan that relates the strategic advantage of the firm to the challenges of the environment and is designed to ensure that the basic objectives are achieved through the proper implementation process. Guys, very very important, ध्यान देना बहुत अच्छे से। अगर तुम लोग ये वर्ड्स यूज करते हो, विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर, देखना स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, यूनिफाइड होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा और हम लोग यहाँ पर चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। एंड ये क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अचीव हो जाएंगे। वही तो लिखा है यहाँ पर। स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए? यूनिफाइड। स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, डिटेल्ड वाली। कैसे होनी चाहिए? इंटीग्रेटेड होनी चाहिए एक दूसरे से। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे फर्म के पूरे हो जाएंगे। सो गाइस, वही तो यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप लोग ब्रेकअप कर पढ़ते हो, ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। ब्रेकअप कर पढ़ते हो तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो देखना फिर से एक बार रिवीजन तो भाई वैसे ही होना चाहिए। रिवीजन में मजा आना चाहिए, रिवीजन में सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी यूनिफाइड होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। यहां पर अपने को उससे क्या मिलेगा? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलने के बाद हम लोग यहाँ पर चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और हमारी ऑब्जेक्टिव्स तक हम लोग पहुंच सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी कहते हैं। सो बचा पार्टी, ग्लूक जी का डेफिनेशन याद रखिएगा। यहाँ पर हेनरी मिन्सबर्ग क्या कहते हैं? इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ग्लूक जी का डेफिनेशन में हमको याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखना है यहाँ पर, स्ट्रैटेजी इज द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज। कि उसको कहां पर जाना है? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, direction and destination, what it wants to be and what to do and where it wants to go. तो क्या बोल रहा है? It is a desired direction and destination, that what it wants to be and what to do and where it wants to go. तो इसको हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। तो यार स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग और भी कुछ देखते हैं। मुझे बताना, क्या आप लोग जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो तो वो कभी गलत नहीं हो सकती है? हो सकती है यार। वो फ्लॉलेस रहती है? नहीं, गलतियां हो सकती है। वो ऑप्टिमल रहती है? नो। सो स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी फ्लॉलेस, स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी परफेक्ट, स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी ऑप्टिमल, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉसिबल बेसिकली, ठीक है। ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती हैं। So therefore, strategy is a game plan that management of the business uses to take the market position, conduct its operations and attract and satisfy the customers. और strategy flexible होनी चाहिए, strategy pragmatic होनी चाहिए। मतलब या strategy हमेशा एक rigid नहीं हो सकती है कि हमने ऐसा ही प्लान किया है तो ऐसा ही हमेशा होगा। नो, strategy cannot be rigid. Strategy has to be flexible. Strategy has to be pragmatic, मतलब practical in nature. Uncertainties business में आ सकते हैं। उस uncertainties को हम लोग को क्या करना है? उस uncertainties को हम लोग को डील करना है। So it has to be flexible. It has to be pragmatic. Strategy is the game plan that the management of the business uses to take the market position and conducts its operation, attract and satisfy customers. Policy and strategy are interrelated. क्या बोल रहे हैं ये लोग? कि पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी इंटर रिलेटेड है। जी हाँ, पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी इंटर रिलेटेड है। एक सेकेंड बेटा, हाँ इंटर रिलेटेड है। लेकिन
यहाँ पर पॉलिसी इज द थॉट प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजी टॉक अबाउट द पॉलिसी हाउ इट इज फॉलोड. So policy is the process and strategy talks about how the policy is followed. So यार पॉलिसी जस्ट एक हम लोग कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है कि क्या करने का है, कैसे करने का है, ठीक है, कैसे करने का है. बट द स्ट्रैटेजी टॉक्स अबाउट कैसे वहां तक पहुंचने का या फिर कैसे उसको फॉलो करना है. ठीक है, तुमने लिख दिए बहुत सारे पॉलिसीज बना दिए तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन हाउ इट शुड बी फॉलोड उसके लिए तुम्हें स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा. जी हाँ, तो पॉलिसी इज द रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन. ठीक है, लेकिन हाउ इट नीड्स टू बी डन ये हमें स्ट्रैटेजी बताता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से एक बात, चलिए फटाफट से स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन आपको याद हो गया है? यस सर. स्ट्रैटेजी कैसी होती है? परफेक्ट होती है? नो. फ्लॉलेस होती है? नो. ऑप्टिमल होती है? नो. फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, प्रैग्मेटिक रहनी चाहिए. ये एक गेम प्लान है अबाउट हाउ द बिजनेस यहाँ पर हो रहा है, उसके ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, हाउ टू अट्रैक्ट द customers or satisfy the customers. पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी आर इंटररिलेटेड, बट पॉलिसी एक प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी वहां तक उस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, हाउ इट्स नीड्स टू बी फॉलोड, वो यहां पर कहता है. ठीक है, यस. देखो बेटा, स्ट्रैटेजी एक ब्लूप्रिंट है, लॉन्ग रन की ब्लूप्रिंट है. स्ट्रैटेजी यहां पर देखना इंटीग्रेटेड रहनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव रहनी चाहिए, यूनिफाइड रहनी चाहिए. इससे अपने को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा. हम लोग चैलेंजेस को फॉलो कर चैलेंजेस को यहाँ पर ओवरकम कर सकते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं. ठीक है, स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग पॉइंट होता है. नाउ लेट अस टॉक समथिंग अबाउट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, देखो यार ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग. तो यार मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द थिंग्स, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, financial, physical and information resources of an organization to reach its goals efficiently and effectively. गाइस, मैनेजरियल पोजीशन यहाँ पर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में हम लोगों को यहाँ पर प्लानिंग करना जरूरी हो जाता है. जी हाँ, हम लोग को डिसीजन मेकिंग यहाँ पर लेने पड़ते हैं, रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना है. सो दिस आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू कम अंडर द मैनेजमेंट, राइट? मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होता है? प्लानिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग. गेटिंग ऑल ऑफ यू? यस, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर हमारे गोल्स को इफेक्टिवली पहुंचना है एंड एफिशिएंटली पहुंचना है. सो मैनेजमेंट की चीजें हम लोगों ने देखी. जी हाँ, मैनेजमेंट की चीजें हम लोगों ने देख ली. मैनेजमेंट में यहाँ पर क्या बोला है? की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. आपको पता होगा मैनेजमेंट में सारे बड़े लोग होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? की मैनेजरियल पर्सन, KMP, की मैनेजरियल पर्संस. सो ये की मैनेजरियल पर्संस के पास अफेयर्स ऑफ द कंपनी का इंचार्ज दिया होता है कि कैसे वो लोग उसको फॉलो करने वाले हैं, क्या क्या उनको करना है. सो मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी. दे ब्रिंग टुगेदर, इनका काम क्या होता है? डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है. दे ब्रिंग टुगेदर द मैन पावर, दे ब्रिंग टुगेदर द मनी, दे ब्रिंग टुगेदर द मटेरियल, दे ब्रिंग टुगेदर द टेक्नोलॉजी. मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. देखो यार, सब कुछ अगर आ गया है लेकिन इसको कोऑर्डिनेट करने वाला, इसको कोई ड्राइव करने वाला, इसका कोई स्टीयरिंग व्हील पकड़ने वाला ही नहीं होगा तो ये सारी चीजें तो इम्पॉसिबल है. सो देयरफॉर मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल अफेयर्स हो या फिर प्रोडक्शन अफेयर्स हो, मार्केटिंग अफेयर्स हो. सो यार, ही इज इन चार्ज इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ही इज अ चीफ ऑर्गन ऑफ द कंपनी, जिसको प्रोडक्टिव बनाना है एंटिटी को. he is taking together and bringing together the unorganized sectors, unorganized resources, और वो यहाँ पर अच्छे से उसको क्या कर रहा है? यूटिलाइज करने की कोशिश करने वाला है. If in my organization I am having too many laborers but the laborers are disorganized, they are not working, they are not efficient, मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है, वो लोग टाइम पास कर रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, तो ये सारी चीजें मुझे क्या करनी है? इन सारी चीजों को मुझे ध्यान देने का है कि ये ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, राइट? और मुझे जो मैं जितना उनको पैसा दे रहा हूं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज होना चाहिए, एफिशिएंटली यूटिलाइज होना चाहिए. सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट ओवर हियर. यस, राइट?
मैंने मटेरियल को बुला लिया है, लेकिन वो मटेरियल ऐसे ही पड़ा है, फिर वो बारिश आ गई, वो खराब हो गया, चोरी हो गया, पिलफरेज हो गया, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ। सो जो पहले ऑर्डर किया था वो पहले फटाफट से यूज होना चाहिए। यू नीड अ गुड पर्सन, दोज आर गोइंग टू हैंडल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड दोज आर गोइंग टू रिपोर्ट टू यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो कोऑर्डिनेशन का काम, डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज तरीके से यूज करने का काम भी मैनेजमेंट का ही होता है। जी हाँ। तो यार मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टू डिफरेंट अप्रोच, दिस टू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। यार मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि हम लोगों के पास ना हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम लोग कुछ तो खुद होकर करें, या फिर हमें कोई बार 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 बोलता है कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, राइट। ना उसी तरीके से स्ट्रैटेजी भी दो तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, एक तो हो सकती है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। मतलब होने से पहले ही तुम लोग कुछ प्लान कर रहे हो कि मुझे कैसे कुछ चीजों को करना है। अगर तुम लोग देखोगे तो जियो ने बहुत पहले से एनालाइज कर लिया था कि उनको क्या करना है। दे हैड अ डिटेल्ड प्लान अबाउट इट कि व्हाट दे हैव टू डू, हाउ दे हैव टू डू, क्या क्या करना है। सो व्हाट वी कैन से दैट दैट इज प्रोएक्टिव, दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी कुछ कंपनी बस शुरू कर देती है, उनको पता नहीं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, दे डोंट नो एनीथिंग। व्हाट दे आर डूइंग इज, वो लोग बाद में कुछ चीजें करेंगे। व्हाट आर दे आर नोन एज रिएक्टिव। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी मतलब कुछ हो जाए उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें प्रोएक्टिव भी रहना पड़ेगा, रिएक्टिव भी रहना पड़ेगा। व्हाई? द रीजन इज वेरी सिंपल। मैंने कुछ तो सोचा है कि कुछ कुछ चीजें ऐसे ऐसे तरीके से ही चलेगी, लेकिन यार वो उस तरीके से चली ही नहीं और वो कुछ तो अलग ही हो गया, तो फिर आई हैव टू अगेन हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा वो तो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी रहेगी। यस, सो आई हैव टू टेक केयर दैट कि मुझे प्रोएक्टिव भी रहना है और मुझे रिएक्टिव भी रहना है। सो यहाँ पर हम लोग एक समझते हैं कि यार स्ट्रैटेजीज तो दोनों लगेगी, ऐसे नहीं है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रोएक्टिव ही रहना चाहिए, नो। सो कुछ प्लान रहेगा उसको प्रोएक्टिव कहते हैं, कुछ रिएक्टिव रहेगा हम लोग उसको रिएक्टिव स्ट्रेटजीज कहते हैं। सो न्यू इनिशिएटिव्स प्लस ऑनगोइंग स्ट्रेटजी फीचर कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रायर पीरियड्स इज नोन एज प्लान स्ट्रेटजीज। लेकिन कुछ एडेप्टिव रिएक्शंस टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस जो हम लोग प्लान करेंगे वो रिएक्टिव होगा, ठीक है। सो कंपनीज एक्चुअल स्ट्रेटजी इज partly proactive and partly reactive, partly proactive, partly reactive, partly proactive, partly reactive, right? Yes, getting everyone, I hope that आपको समझ में आया होगा कि कंपनी की स्ट्रैटेजीज कैसे होती है। जी हाँ सर, बिल्कुल। तो देखना ही बेटा, यहाँ पर proactive strategies are designed to anticipate the possible challenges। क्या बोला है इन्होंने? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ऐसे डिजाइन करी गई है जो कि यहां पर एंटिसिपेट द पॉसिबल चैलेंजेस, मतलब मैंने पहले ही सोच लिया है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। सो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है? दे डिजाइन टू एंटिसिपेट द पॉसिबल चैलेंजेस। लेकिन जो आपने सोचा है बिल्कुल वैसा होगा नहीं, कुछ चीजें गलत भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। On contrary, reactive business strategies are those that respond to some unanticipated event after it occurs। मतलब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने जियो लेकर आ गया मार्केट में, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि ये जो है कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे कंप्लेंट्स रिसीव हुई, मुझे पता चला कि प्रोडक्ट इतना बेहतर नहीं है, मुझे उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मैंने उसके चेंजेस किए। सो व्हाट वाज दैट? दैट वाज रिएक्टिव। यस, दैट वाज रिएक्टिव। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। सो रिएक्टिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज आर दोज दैट रिस्पॉन्ड टू सम अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स ओनली आफ्टर दे अकर। यहां पर रिएक्टिव स्ट्रैटेजी मैगी के साथ क्या हुआ? मैगी में लेड कंटेंट ज्यादा था, मैगी को लोगों ने बैन कर दिया, मैगी को लोग खाना बंद कर दिए। सो मैगी ने तुरंत क्या किया? रिएक्टिव स्ट्रेटजी। व्हाट इट कैन डू, अनएंटिसिपेटेड था इवेंट, ये पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, अचानक से कुछ हो गया। तो मैगी ने क्या किया? मैगी ने फटाफट से चेंज किया, मैगी ने मार्केटिंग अच्छी बनाई, मैगी ने बोल दिया कि अभी हमारी मैगी इज बैक, ठीक है, हर माँ का भरोसा है। देखो यहाँ पर
इंडियन मॉम्स आर परचेसिंग इट अगेन। तो कुछ तो भी यार उन्होंने स्ट्रैटेजी लेकर आ गए एंड मैगी वाज बैक इन एक्शन, राइट। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। कैडबरी, कैडबरी में 90s के अंदर कीड़े पड़ गए थे, कीड़े, वॉर्म्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। सो यार वो उनको थोड़ी ना पता था कि वॉर्म्स आ गए हैं। उन्होंने 90 डेज में फाइट बैक किया, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज का मोरल हाई रखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने पैकेजिंग को चेंज किया, वहां पर वीसी कूलर लेकर आ गए, पैकेजिंग को चेंज किया, और उन्होंने क्या किया, फाइट बैक कर कर एक अच्छी एड कैंपेन लेकर आ गए, अमिताभ बच्चन जी को लेकर आ गए, और बेटा यहाँ पर डेयरी मिल्क वॉज बैक अगेन। व्हाट वाज दैट? इट वॉज अनएंटिसिपेटेड इवेंट जो कि यहाँ पर आया था, और उसको हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पर क्या किया, सॉल्व किया। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, reactive strategy, right? So there can be two types of strategy, proactive and reactive, proactive and reactive। आरटीपी का ये सवाल है, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, डिस्कस, ठीक है। ये आंसर नहीं है नीचे, ये आंसर नहीं है, ये बिल्कुल सही जवाब है। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड इट इज पार्टली रिएक्टिव। A company has to use both the proactive as well as reactive strategy to cope up with the uncertain business environment। कंपनी ने प्लान तो करना चाहिए, बट प्लान करते करते कुछ अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स आ सकते हैं, तो उस अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स को हम लोग यहाँ पर फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। वी डोंट नो दैट, एंड देयरफॉर एट सच चैलेंजिंग टाइम यू हैव टू बी एडेप्टिव, और आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उस एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज को हम लोग यहाँ पर रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज भी कह सकते हैं। जी हाँ, सो कंपनी सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाती है तो चलेगा, द आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव बनाती है तो चलेगा, द आंसर इज नो। So company has to be, let me say, company has to be partly proactive and partly reactive. Getting everyone? I just hope that आप सभी लोगों को एकदम 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 अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी। यस और नो फटाफट से मुझे जल्दी से यहाँ पर बता दो बच्चा पार्टी। बाद में तुम लोग कमेंट कर सकते हो और बाद में मुझे बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसे लगा, राइट। यस, चलिए, सो बेटा स्ट्रैटेजी के बारे में देख लिया, मैनेजमेंट के बारे में देख लिया। स्ट्रैटेजी થઈ ગયું, मैनेजमेंट થઈ ગયું, स्ट्रैटेजी થઈ ગયું, मैनेजमेंट થઈ ગયું, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी થઈ ગયું, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी થઈ ગયું, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, ठीक है। सो यस बेटा समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कोर कंपिटेंसी की तरफ। कोर कंपिटेंसी गाइस, कोर कंपिटेंसी क्या होता है? कोर कंपिटेंसी मतलब एक ऐसी कोई यूनिक चीज जो है आपके पास, जो किसी के पास भी नहीं है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ द वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के पास कोर कंपिटेंसी है। किसका कोर कंपिटेंसी है? कि वहां पर उसके प्राइस को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। वो जितना बल्क में परचेस करता है कोई नहीं कर सकता है। उसको जो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल रहा है कोई नहीं कर सकता है। इट इज नॉट इजी टू कॉपी देम, इट इज नॉट इजी टू कॉपी देम मॉडल ओवर हियर। सो वॉलमार्ट यहां पर उनकी कोर कंपिटेंसी है। क्या कोर कंपिटेंसी है? कि वो लोग यहां पर बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस यहां पर लेकर आ सकते हैं, राइट। सो वॉलमार्ट की कोर कंपिटेंसी क्या है? सेव मनी लिव बेटर, सेव मनी लिव बेटर, ठीक है। तो कोर कंपिटेंसी के बारे में देखेंगे। एप्पल की कोर कंपिटेंसी की उनकी डिजाइन्स यूनिक होती है, उनका जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर यूनिक है। उनके मोबाइल में वायरसेस वगैरह नहीं आते हैं, हैंग नहीं होता है, कोर कंपिटेंसी है, ठीक है। सो एप्पल को कोई यहाँ पर कॉपी नहीं कर पाया है। सो इट शुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी, इट शुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सब्स्टिट्यूट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम लोग कोर कंपिटेंसी में यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, ठीक है। इंटेल, आजकल जो भी आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर लैपटॉप्स देख लो, पर्सनल कंप्यूटर्स देख लो, वहां पर क्या होता है? इंटेल का ही प्रोसेसर होता है। तो कोर कंपिटेंसी है इंटेल का। तो यस डेफिनेटली यहाँ पर उसको कॉपी करना डिफिकल्ट है, उसको यहाँ पर इमिटेट करना डिफिकल्ट है। जी हाँ, टाटा बेटा आज जिस लेवल पर टाटा काम कर रहा है उस लेवल को कोई एक न्यूकमर अगर मार्केट में आए तो कोई उसको बीट ही नहीं कर सकता है कॉस्ट कटिंग में, राइट। सो दैट इज द कोर कंपिटेंसी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर इन कोर कंपिटेंसी इज, देखो यार, ब्रांड्स ऑफ एचयूएल कोर कंपिटेंसी है यार, इनको कोई बीट ही नहीं कर सकता। मतलब 40,000 से ज्यादा करोड़ का इनका टर्नओवर है, ठीक है। नो वन कैन बीट सो इजीली, ठीक है। इट इज वेरी कॉस्टली टू इमिटेट। तो बेटा हम वॉलमार्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा। सैम वॉल्टन जी क्या कहते हैं? सैम वॉल्टन जी कहते हैं देयर इज ओनली वन बॉस एंड द बॉस इज कस्टमर
and he can fire everybody in the company from the chairman on the down, ठीक है, simply by spending his money somewhere else, दूसरे कंपनी में करेगा, ऐसे सैम वॉल्टन जी कहते थे। तो सैम वॉल्टन जी ने क्या किया, सबसे पहले कस्टमर को ही खुश कर दिया, क्या किया, उनका फायदा करवाकर। जब वो उनका फायदा करवाएंगे तो वॉलमार्ट अपने आप बड़ा ग्रो हो रहा है, ठीक है। So what I want to say is there is only one boss and that is customers, और customers का ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। वो हर एक इंसान को फायर कर सकता है, चेयरमैन को भी फायर कर सकता है by spending his money in some different company। यार इनकी core competencies were absolutely amazing, I would say, right? So they had this। इनका सेम टू सेम मॉडल आप लोग इंडिया में देख सकते हो डी मार्ट में, ठीक है, डी मार्ट में। सो डी मार्ट में जाओगे बेटा, तुमको भी वहां पर बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं पर वॉलमार्ट का मॉडल कह सकते हैं। जी हाँ, वॉलमार्ट का ही मॉडल है कि हम लोग यहाँ पर सबसे सस्ते दाम में बेचने वाले हैं, राइट? यस। सो वॉलमार्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बेटा। वॉलमार्ट ने क्या किया था, वॉलमार्ट हैड अ ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ large discount store, and this store would be located in the rural areas away from the competition like Kmart. And part of his idea was that the profits on the items would be a small order to offer the customer a good price. And he had a tough time selling the idea to the investors at first, but eventually got the loan and he opened his first Walmart in Rogers, Arkansas in 1962. Guys, let me tell you, फ्यूचर ग्रुप जो है, बिग बाजार, ये फेल हो गया और यहाँ पर डीमार्ट बहुत चल गया। क्यों? वाई? वॉलमार्ट सॉरी डीमार्ट का एक कोर कंपिटेंसी था। क्या कोर कंपिटेंसी था? डीमार्ट अपने जहां पर भी स्टोर खरीदता है वो लीज्ड नहीं होते हैं, वो रेंट पे नहीं होते हैं, वो खुद के स्टोर्स होते हैं। तो डीमार्ट का कोर कंपिटेंसी क्या है कि भाई उनका कॉस्ट बहुत मिनिमम हो जाता है, उनके रिकरिंग एक्सपेंसेस रेंट में नहीं जाते हैं। दे आर क्रिएटिंग द लैंड बैंक्स, आई वुड से दैट दे आर परचेसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया। वो धीरे 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 स्टोर खोलते हैं, लेकिन आज जो उनका ग्रोथ है वो इतने तेजी से हो रहा है। तो भले ही उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत धीमे स्पीड थी, लेकिन आज हम लोग कह सकते हैं दे हैव टेकन अ वेरी ग्रेट डिसीजन। दे हैव दैट यूनिकनेस। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजीज एक साथ खोल देते हैं, लेकिन बाद में अगर कभी वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर ह्यूज डेट हो जाती है, रेंटल्स कंटिन्यूसली जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी शो इन नहीं होती है। सो यार उनको प्रॉब्लम आता है। सो वैसा ही कुछ हुआ था फ्यूचर ग्रुप के साथ, फ्यूचर रिटेल के साथ, बिग बाजार के साथ। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी डीमार्ट ने यहाँ पर क्या किया, डीमार्ट ने यहाँ पर फोड़ दिया core competencies, right? यूनिकनेस इन द बिजनेसेस। एंड जो उनकी यहाँ पर क्या थी, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छे से वर्कआउट हो गई, ठीक है। लैंड लेना खुद का, फिर यहाँ पर बहुत सस्ते में देना। सो यार ये एक इंटीग्रेशन में चलता है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन में होना चाहिए सारी चीजें, राइट? सो द स्टोर जो थे वॉलमार्ट के बेटा, ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहे थे। 1962 में उन्होंने शुरू किया था, 1964 में उन्होंने दूसरा स्टोर ओपन किया, तीसरा स्टोर उन्होंने यहाँ पर 1968 में किया, और तुरंत ही यहाँ पर 1962 में एक जब था तो 1968 में 24 स्टोर्स थे वॉलमार्ट के। एंड बचा पार्टी 125 स्टोर्स इन 1975, 882 स्टोर्स इन 1985। एंड ये जो ग्रो हो रहा था इसकी कोई लिमिट नहीं थी। आज के तारीख में अगर मैं बात करूं तो 10,500 से ज्यादा वॉलमार्ट के स्टोर्स है in the different countries. You can just imagine the speed, the growth of the company over here, right? Because it was able to survive because of its core competencies. You have to work on your core competencies. What is different in your organization? Why are you standing aloof? Why are you standing out? ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो ढूंढना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। हाउ टू बिल्ड द कोर कॉम्पिटेंसी, वी आर गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट, डोंट वरी अबाउट इट। सो द मेन एम ऑफ द कंपनी इज टू प्रोवाइड द कंसिस्टेंट डिस्काउंट, लॉयल कस्टमर सर्विस एंड फास्ट फ्रेंडली सर्विस। ये उनका एक क्या था, ये उनका यहाँ पर एक मोटो था कि कस्टमर खुश रहना चाहिए, लॉयल कस्टमर सर्विस दो, फास्ट फ्रेंडली सर्विसेज देनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक बार डिस्काउंट दे दिया, दो बार डिस्काउंट दे दिया, नो, वी आर गोइंग टू गिव कंटिन्यूअस बेसिस पे डिस्काउंट, कंसिस्टेंट डिस्काउंट। कभी भी आओ यहाँ पर तुमको सस्ता ही मिलने वाला है। सो यस, दैट वाज आई कैन से द बेस्ट थिंग अबाउट द वॉलमार्ट, राइट? यस। सो कोर कॉम्पिटेंसीज का एक्चुअल मतलब अभी देखते हैं क्या है।
It distinguish a company competitively and reflects its personality. सो कोर कंपिटेंसी क्या करता है, ये एक कंपनी की पर्सनालिटी बताता है, क्योंकि उसमें वो चीज अलग है. आज जब मैं यहाँ पर एक नॉर्मल कंपनीज की बात करता हूँ तो शायद मैं उनके बारे में इतना नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगर आज मैं वॉलमार्ट की बात करता हूँ तो मुझे पता है वॉलमार्ट इज फेमस फॉर दी लेस प्राइस गुड्स, मतलब वो बहुत सस्ते में देता है. डीमार्ट की बात करूँ तो हाँ, ये बहुत सस्ते में देता है. उनकी वो क्या है, यूनिकनेस है, उनकी वो क्या है, स्ट्रेंथ है, उनकी वो कोर कंपिटेंसीज है, वो एक कंपनी की पर्सनालिटी बता देता है. डीमार्ट, हाँ. सो इसलिए डीमार्ट में वीकेंड्स में कितनी भीड़ होती है भाई, मुझे पूछ लो. मैं जाता हूँ डीमार्ट में शॉपिंग करने, ठीक है, काम होता है भाई, करना ही पड़ेगा, ठीक है. सो वहां पर इतनी लंबी भीड़ होती है, मतलब बिलिंग काउंटर पर भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है. यस, तो कंपनी की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है. जी हाँ, राइट. So यहाँ पर CK Prahlad and Gary Hamel have advocated a concept of core competencies, which is widely used concept in the management theories. They define the core competency as collective learning in the organization, especially coordinating the diverse production skills and integrating multiple streams of technology. मैंने क्या बोला आपको कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज में आप लोग बहुत बेहतर हो. नो, आप लोग को डाइवर्स स्किल्स, इंटीग्रेटिंग देम टुगेदर, और तब जाकर तुम लोग एक बहुत ही अच्छी सिस्टम बना सकते हो तुम्हारे कंपनी में. यस, एंड ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल नो हाउ, विजडम एंड एक्सपीरियंस आर कॉम्प्लेक्स set of capabilities and resources that can lead to the competitive advantage compared to the competitor. So आपको क्या करना है, आपको combinations of technologies, combinations of skills, combinations of know-how, आपको उसको क्या करना है, integrate करना है. और जब आप लोग उसको integrate कर पाओगे तो आप लोग stand out करोगे आपके competitors से. So they are talking about having that particular skills integrated with some other skills and then you can have something great, right? So मैंने क्या बोला, डीमार्ट के पास क्या था, डीमार्ट के पास लो प्राइस में गुड्स बेच रहा था, लेकिन उसके साथ साथ दे ऑल्सो हैड वन वेरी गुड थिंग, दैट वो अपना पैसा जो है वो रेंटल्स पे नहीं लगा रहे थे, वो लैंड एक्विजिशन में लगा रहे थे. ठीक है, लैंड एक्विजिशन में लगा रहे थे. सो दैट वॉज अ ग्रेट थिंग अबाउट द डीमार्ट, राइट? यस. Core competency is a characteristic to have combination of skills and techniques, which means whole organization utilize this several separate individual capabilities. बहुत ज़्यादा several separate individual capabilities. Therefore, core competencies cannot be built on one capability or single technological know-how. Instead, it has to be the integration of many resources. क्या बोल रहे हैं? Integration of many resources together. Obviously यार, obviously, right? So यहाँ पर देखना, CK Prahlad and Gary Hamel major core competencies are identified in 3 areas. ये क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है. core competencies की 3 areas कौन सी हैं? Major core competencies are identified in 3 areas. कौन सी है? Competitor differentiation, customer value and application to other markets. Competitor differentiation, customer value and application to other markets. तो देखते हैं एक एक कर. कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत यूनिक होना चाहिए. इट शुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी, इट शुड बी वेरी डिफिकल्ट टू इमिटेट, एंड ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी हमको कुछ एक एज देता है हमारे कॉम्पिटिटर के खिलाफ, मतलब वी आर स्टैंडिंग आउट. सो यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन. ठीक है, डिफरेंशिएशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट डिफरेंशिएशन. सेकेंड थिंग, कस्टमर वैल्यू. अगर वो चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है तो यार तुम लोग लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक पाओगे. दैट थिंग should give or add some value to your customers. Your customers should feel valued. So the purchasing a product or the service, it has to deliver a fundamental benefit to the end consumer. It has to deliver the fundamental benefit to the end customer in order to be core competence. So core competence एक यूनिकनेस है. वो यूनिकनेस तुम्हारे कंपनी के लिए ही नहीं, तुम्हारे कस्टमर को भी ऐड करनी चाहिए वैल्यू. And the service or the product
has to have a real impact on the customer as a reason to choose to purchase them. वो बार बार तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने प्रोडक्ट बेच दिया तो खत्म. नो, इट शुड एड सम वैल्यू, दे शुड रिपीट योर परचेसेस. ठीक है. सो यस, डेफिनेटली ऐसे कुछ बेनिफिट आप लोग अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली विल कम बैक. आई एम द लॉयल कंज्यूमर, आई एम द लॉयल कस्टमर, आई कैन से ऑफ डीमार्ट. ठीक है. मैं वहां पर हमेशा जाता हूं. आई हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई? बिकॉज वो करता है, मतलब वो कस्टमर वैल्यू है वहां पर. ठीक है. सो रिसेंटली आई ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग इन रिलायंस स्मार्ट. ठीक है. रिलायंस स्मार्ट, तो रिलायंस स्मार्ट ने भी शुरू किया है जियो मार्ट. ठीक है. तो उन्होंने भी शुरू किया है डी मार्ट जैसा ही. सो वहां पर भी मैं गया था पुणे में एक बार. इट वॉज अमेजिंग. ठीक है. सो मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग विजन से यहाँ पर इमेजिन कर रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि डीमार्ट का एक तगड़ा कॉम्पिटिटर आया है. वाई आई एम सेइंग तगड़ा कॉम्पिटिटर? बिकॉज रिलायंस के पास एक बहुत बड़ी पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है. ठीक है. So Reliance Mart is also going to go a long way along with DMart. Yes, a long way, right? Yes. Because they are also adding customer value. मुझे बिल्कुल Reliance Mart और DMart एकदम सेम टू सेम लगा. ठीक है. एकदम सेम टू सेम लगा. मतलब I was feeling no difference over there. मुझे ऐसा लगा था कि चलो एक बार देख कर आते हैं. ठीक है. मतलब क्या है ये रिलायंस मार्ट, क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. मुझे एकदम रेप्लिका लगा डीमार्ट का. ठीक है. सो यस, एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है. सो कस्टमर वैल्यू, यस डेफिनेटली एक कस्टमर वैल्यू फील हुआ. हम लोग वहां पर दोबारा जा सकते हैं. वी कैन गो देयर. यस. एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स. देखो 3 एरियाज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज हम लोग देख रहे हैं. पहली थी कंपिटिटर डिफरेंशिएशन, यूनिकनेस. सेकेंड था कस्टमर वैल्यू, इट शुड एड द वैल्यू टू द एंड कस्टमर. एंड तीसरा इज एप्लीकेशन टू अदर मार्केट. It cannot be only one particular skill or specified area of expertise. No, we should have to integrate the many different things. Yes, therefore although the some capabilities would be essential or crucial for the success of the business activity, it will not be considered as a core competence if it is not fundamental from the whole organization's point of view. तुम लोगों ने कुछ एक ऐसी चीज करी. ठीक है. लेकिन यार वो होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेंस नहीं है, तो वो कोर कॉम्पिटेंसेस हम लोग नहीं कह सकते. दैट इज एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स, नॉट ओनली अदर मार्केट्स बट टू होल ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन से. सो यार लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द फ्यूचर ग्रुप ओनली. ठीक है. सो फ्यूचर ग्रुप ने सस्ते में तो बेच दिया, चलो कस्टमर तो वहां पर आ रहा था, लेकिन हमेशा सस्ते में बेच रहा है क्या? आई वुड से कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा. बट चलो उसने कोर कॉम्पिटेंस से सस्ते में बेचने की कर भी दी, लेकिन यार ऑर्गेनाइजेशन का सस्टेनेंस ही नहीं था. तो उन्होंने यहाँ पर उनके खर्चे बहुत कर दिए, डेट्स बहुत ज्यादा हो गए. तो होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है क्या? नहीं है. सो एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज, एक पर्टिकुलर चीज में तुम लोग सक्सेस ले लिए, बट इट डजंट मीन कि तुम लोग होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बेटर कर रहे हो. सो यस, यू नीड टू थिंक फ्रॉम द होल ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड से दैट. So these are the 3 areas, that is competitor differentiation, customer value and application to other markets. Competitor differentiation, customer value, application to other markets. Competitor differentiation, customer value and application to other markets. Application to other markets. बचा पार्टी एकदम ध्यान देने का. ये 3 वो एरियाज है जहां पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं. लेकिन एक और सवाल यहां पर आ सकता है कोर कॉम्पिटेंसीज में, और भी बहुत कुछ है. हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, कैसे? हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखते हैं. 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिससे आप लोग कोर कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड कर सकते हो. यू कैन हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट आर वैल्यूएबल, rare, costly to imitate and non-substitutable. Valuable, rare, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबल. मतलब तुम लोगों के पास
ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो वैल्यू ऐड करे, ऐसी कोई चीज करे जो दूसरा कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो रेयर है। ऐसी कोई चीज प्रोवाइड करे जो कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब कॉपी करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए, और जो नॉन सब्सटीट्यूटेबल रहेगी, ठीक है, मतलब आप लोगों का वहां पर ही बोलबाला रहने वाला है, कोई दूसरा आपको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता है। सो लेट अस सी वन बाय वन ओवर हियर। Valuable capabilities are the ones that allow the firm to exploit the opportunities and avert the threats in its external environment. Human capital is important in creating the value for customers. तो yes, वैल्यू फॉर कस्टमर्स क्रिएट होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए, एक्सप्लॉइट करना चाहिए, एंड थ्रेट्स को रिड्यूस करना चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूएबल, कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब इट शुड बी डिफिकल्ट टू कॉपी। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैंने एक कोई पर्टिकुलर चीज बनाई लेकिन वो आसानी से कॉपी हो जाएगा, तो यार मेरी उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू नहीं रहेगी, या फिर मेरी कंपनी का वहां पर कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं रहेगा। अगर मैं एप्पल के फोन्स की बात करूं तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमिटेट, ठीक है। सो कॉस्टली टू इमिटेट मीन्स सच कैपेबिलिटीज दैट द कॉम्पिटिंग फर्म्स आर अनेबल टू डेवलप इजीली। आज अगर हम लोग देखें तो प्रोसेसर मार्केट में इंटेल यहां पर इतना यूनिक है कि वो प्रोसेसर ही चलता है मार्केट में, दूसरा कोई नहीं चलता है ज्यादा। सो यार क्या है ये, इट इज कॉस्टली टू इमिटेट, ऐसा कुछ उन्होंने बनाया है, इट इज वेरी वेरी कॉस्टली टू इमिटेट, ठीक है। सो दूसरा कॉम्पिटिटर इजीली उसको डेवलप नहीं करते आना चाहिए उसको, अगर कर लिया तो तुम्हारा प्रोडक्ट गया। So the product can be imitated but it should be difficult to imitate। देखो यार हर चीज का ना फर्स्ट कॉपी आराम से बन जाता है, लेकिन इतना भी आराम से नहीं बनना चाहिए कि यार तुम लोग कुछ क्रीम कमा ही नहीं सको मार्केट में। तो बनता है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है, हर चीज का कॉपी बनता है, लेकिन इट शुड बी डिफिकल्ट, थोड़े समय बाद बनेगी, ठीक है। सो आप लोगों को क्या देखना है, एक तो वैल्यू प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को, और अपॉर्चुनिटीज को देखना है, थ्रेट्स को कम करना है, वैल्यूएबल, कॉस्टली टू इमिटेट, ठीक है, कॉपी जल्दी नहीं होना चाहिए। थर्ड इज रेयर, ठीक है, core competencies are very rare capabilities and very few of the competitor possesses this, ठीक है, it should be very 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 rare, ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि यार डीमार्ट ने ऐसा मॉडल बनाया है, कोई भी बना सकता है ना, कोई भी यहां पर बल्क में खरीदेगा, कोई भी बेचेगा, तो सिर्फ डीमार्ट ही क्यों चलता है, वाई, इट इज कोर कॉम्पिटेंसीज, इट इज रेयर, उसके जैसा बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे, लेकिन डिमांड रेयर है। यहां पर एक टक्कर वाला इंसान आया है, वो है रिलायंस, ठीक है। तो ये देखेंगे अभी कैसे होता है, बट यस इट इज रेयर, दिस कैपेबिलिटीज आर वेरी वेरी फ्यू, मतलब ये हर किसी के पास नहीं है, हर कोई कॉम्पिटिटर इतने लेवल पर बीट नहीं कर सकता है जितना डिमांड है। यस, सो द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिजल्ट्स only when the firm develop and exploit valuable capabilities and that they differ from those shared competitors। वो competitors के पास वो नहीं है, वो मेरे पास ही यूनिक है। So that is rare, that is rare। non substitutable, non substitutable का मतलब यहाँ पर हम लोग कहते हैं, चलो टाटा का एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि आज एक कोई नया मार्केट में आता है, सपोज मैं बोलता हूँ कि आज मेरे को डागा 10, मेरे को आज डागा 10 गाड़ी बनानी है, ठीक है, गाड़ियां बनानी है। मुझे बताना आज एक नया प्लेयर क्या टाटा के सामने या फिर मारुति सुजुकी के सामने टिक पाएगा? यार ये जायंट्स है अपने फील्ड में, ठीक है, ये जिस लेवल पर काम करते हैं, जिस लेवल पर उनकी कॉस्ट आ रही है एक गाड़ी की, उस लेवल पर मैं बना ही नहीं सकता हूँ। जो गाड़ी वो 10 लाख में दे रहे हैं, मुझे उस लेवल का मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। मुझे उसी कार के लिए 20 लाख रुपए लग सकता है। मेरी यहाँ पर कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं है, मेरे वहां पर वो स्किल्ड लेबर्स नहीं है, स्किल्ड टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो yes, that is going to be very hard for me to actually come in this market and compete with these players, right? So the capabilities that do not have the strategic equivalents are called as non-substitutable capabilities, non-substitutable capabilities, right? So yes, अब देखो यार, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है एयरलाइन इंडस्ट्री में। तुम्हें पता है एयरलाइन इंडस्ट्री में कौन उतरने वाला है? हमारे राकेश जी झुनझुनवाला
जून से अपनी एयरलाइंस यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, ऐसा एक न्यूज आया है बहुत रिसेंटली। ठीक है, सो एयरलाइन का बिजनेस करना ये रेयर है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर सकता है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमिटेट। मतलब सोच समझ कर आ रहे हैं, कितने सारे लोग एयरलाइंस में हैं, कितने सारे लोग फेल हो गए हैं। तो यार अभी ये आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल को लेकर आऊंगा और सस्ती से सस्ती फ्लाइट यहाँ पर टिकट बुकिंग जो है वो कर दिखाऊंगा। लेट अस सी हाउ इट गोज। लेकिन यस, वी कैन से दैट लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं तो टाटा का यहाँ पर अच्छा खासा होल्ड है एयरलाइन इंडस्ट्रीज में, एज टाटा विस्तारा यहाँ पर जो है, मतलब विस्तारा जो है ये टाटा का ही अलायंस है। ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। एक और है एयर एशिया, वहां पर भी टाटा ही इन्वॉल्व है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। अब तो एयर इंडिया आ चुका है। सो कहीं ना कहीं पर हम कह सकते हैं कि टाटा का अच्छा खासा होल्ड है। यस, अच्छा खासा होल्ड है। सो बहुत फ्यू प्लेयर्स है, बहुत फ्यू प्लेयर्स है। लेट अस सी हाउ इट गोज। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पर ऐसे बैक ऑफ द माइंड लगता है, पता नहीं, लगता है कि टाटा इज गोइंग टू take a major chunk of the share in the market in the airline industry going further। पता नहीं होगा या नहीं होगा, बिकॉज इंडिगो भी बहुत अच्छा है, स्पाइस जेट अच्छा है। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, बट ऐसा हो सकता है बिकॉज उनके पास वो एक्सपर्टीज है कि कैसे क्या करते हैं, राइट। यस, सो हाउ टू बिल्ड द कोर कॉम्पिटेंसी, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। valuable, rare, costly to imitate and non-substitutable। So three areas कौन से थे? 3 areas: competitor differentiation, customer value, application to other markets। competitor differentiation, customer value and application to other markets। तो यहाँ पर बचा पार्टी इस core competencies के ये 3 areas बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। यस, ये जो है हाउ टू बिल्ड द कोर कंपिटेंसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हाउ टू बिल्ड में 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। ये वैल्यूएबल होना चाहिए, ये रेयर होना चाहिए, कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए। यस, कुछ एग्जांपल्स और भी दिए थे, जैसे कि रिटेल शॉप्स की कोर कंपिटेंसीज क्या है। रिटेल शॉप की कोर कंपिटेंसीज है कि वो फ्री होम डिलीवरीज देते हैं, वो लोग उधार देते हैं, उनका खाता मेंटेन होता है। बिग रिटेल स्टोर्स क्या करते हैं? बिग रिटेल स्टोर्स यहाँ पर उनकी है कि वो लार्जर सप्लाईज यहाँ पर लेकर आएंगे तो लोअर कॉस्ट हो जाती है। कंप्यूटराइज स्टॉक ऑर्डरिंग बहुत अच्छे से होती है। सुपर मार्केट का क्या होता है? क्वालिटी अश्योरेंस होता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सपर्टीज होती है, अलग अलग कोर कंपिटेंसीज होती है। बट यू शुड नो दैट कि हाँ, अगर कुछ बड़ा बनना है, अगर कुछ बड़ा करना है तो यू नीड टू हैव द कोर कंपिटेंसीज, यू नीड टू हैव द कोर कंपिटेंसीज। ठीक है, समझ में आ भी गई हूं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखना। मेजर कोर कंपिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज: competitor differentiation, customer value, application to other markets। आरटीपी नवंबर 2019 में आया था, हम लोगों ने वो देखा है, आप लोगों को डिस्कस करना होगा। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन के लिए आ सकता है। Capabilities are valuable, capabilities are rare, they are costly to imitate and non-substitutable। Explain। ये हम लोगों ने कहां पर देखा था? हाउ टू बिल्ड द कोर कंपिटेंसी में देखा था, बहुत ही रिसेंटली अभी देखा है। ये आरटीपी मे 20 में ये सवाल आया है। ठीक है, यस। कोर कंपिटेंसीज प्रोवाइड एज टू द बिजनेस ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। ठीक है, हमने क्या बोला था? कोर कंपनीज ऐसी होनी चाहिए कि तुम लोगों को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, यू शुड स्टैंड आउट, यू शुड गेट दैट एज। ठीक है, डिस्कस also briefly state the 3 areas in which major core competencies are identified। 3 areas जहां पर कोर कंपिटेंसीज, फिर से वही है, कस्टमर वैल्यू, competitive differentiation and application to other markets। तो ये वो 3 एरियाज है। सो देयरफॉर आई वाज एम्फसाइजिंग ऑन दिस 3 एरियाज। यस बेटा, ये 3 एरियाज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, याद रखिएगा। ये भी हाउ टू बिल्ड द कोर कंपिटेंसीज, ये भी याद रखना। वैल्यूएबल, कॉस्टली टू इमिटेट, रेयर एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं आगे। सो चलिए बच्चा पार्टी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। किसको? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या क्या दिया गया है, अच्छे से ध्यान देने का। पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हर हर प्रोडक्ट का दिन होता है। तो यार एक प्रोडक्ट ना कई बार पहले इनिशियली धीरे धीरे ग्रो होता है, फिर अगर वो बहुत प्रोडक्ट चमक गया मार्केट में तो ऐसा तूफान से चलता है, ऐसी ग्रोथ होती है। लेकिन फिर उसके कुछ सब्सटीट्यूट्स आ जाते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग प्रोडक्शन करना शुरू हो जाते हैं, मार्केट सैचुरेट हो जाता है, मार्केट मैच्योर हो जाता है। सो उस प्रोडक्ट के दिन भर जाते हैं, ठीक है। अब उसकी ग्रोथ एकदम धीमे 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 हो रही है। लेकिन अगर 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 मार्केट को वो अभी दूसरा कोई नया प्रोडक्ट आ गया है तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्लाइन फेज में चले जाएगा। सो हम लोगों को समझना है, हम लोग को समझना है कि हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितनी हो सकती है, हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितनी हो सकती है। मैंने कोई प्रोडक्ट निकाला तो कितने टाइम तक चल सकता है। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बिकॉज मुझे पता चलेगा कि उस पर कितना ध्यान देना है, या फिर मुझे कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आना है, या फिर जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है जो अभी ग्रोथ फेज में उस पर ध्यान देना है, जो डिक्लाइन फेज में उस पर ध्यान नहीं देना है। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू आइडेंटिफाई दिस थिंग, टू डाइवेस्ट इट, टू रिमूव इट एंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द न्यू प्रोडक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ द एप्पल का प्रोडक्ट, ठीक है। सो एप्पल का जो प्रोडक्ट था आईपॉड, ठीक है, आईपॉड। तो यार 2002, 2003, 2004 में ये प्रोडक्ट अच्छा खासा चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, जहां पर गाने सुन सकते थे, एक छोटा सा डिवाइस था उस पर हम लोग गाने सुन सकते थे। तो ये बहुत चला उस टाइम पर, धीरे 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 ग्रो हो रहा था। लेकिन अचानक से लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद आ गया ये प्रोडक्ट। मतलब ये 2005, 2006, 2007, मतलब इनका ये बहुत ही अमेजिंग पीरियड था, जो कि बहुत तेजी से ग्रो हुआ। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आए, डिफरेंट मॉडल्स आए, सारे मॉडल्स अच्छे से चल रहे थे, ठीक है, अच्छे वाले मॉडल्स जो आए। फिर यार इनका ग्रोथ फेज बहुत ही औसम था। फिर वो कुछ सालों तक वो मैच्योरिटी फेज में था। मतलब बहुत ज्यादा मार्केट ग्रो हो चुका है, बहुत ज्यादा मार्केट ग्रो हो चुका है, लेकिन अभी भी अच्छे से चल रहा है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी सी धीमी हो चुकी है, ग्रोथ थोड़ी सी धीमी हो चुकी है, लेकिन प्रोडक्ट चल रहा है। सो 2007, 2008, 2009, ठीक है, तब तक ये बहुत अच्छे से चल रहा था। आई रिमेम्बर मेरे 10th के टाइम पर, ठीक है, 2008 में मेरे स्कूल में भी मेरे फ्रेंड्स ये आईपॉड लेकर आते थे। मतलब मार्केट इतना तब सैचुरेट हो चुका था कि बच्चे बच्चे के पास तुम्हें दिख रहा था एप्पल का प्रोडक्ट, ठीक है। मेरे पास नहीं था, मेरे फ्रेंड के पास था, ठीक है। सो यस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये ऑलरेडी सैचुरेशन स्टेज में था। फिर धीरे 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 मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा आने लग गए, लोग मोबाइल फोन्स में ही गाने सुन रहे थे, बहुत सारी नई चीजें चेंज हुई, मार्केट यहाँ पर डाइवर्ट हो रहा था, मार्केट यहाँ पर अलग हो रहा था। सो यार इसका डिक्लाइन फेज आना शुरू हो गया, धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है। सो यार जब ये रिड्यूस हो रहा है और जब ये ऑलमोस्ट अभी कोई खरीद नहीं रहा है, थोड़ा बहुत कोई लोग ले रहे हैं, तो मेरे लिए ये बेटर है कि मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूं, निकाल दूं। और एप्पल के और भी प्रोडक्ट्स है ना अच्छे। सो ये जानना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं कि एप्पल का ऑन कॉन्ट्री अगर मोबाइल फोन चल रहा है तो मैं वहां पर ज्यादा ध्यान दूंगा, अगर कुछ वॉचेस चल रहे तो मैं वहां पर ज्यादा ध्यान दूंगा, ये अगर नहीं चल रहा है तो मैं इसको निकाल दूंगा। क्योंकि मेरा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मेरे यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लगा हुआ है, मेरे मार्केटिंग लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यार मेरा खर्चा यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगर मुझे उतना बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो मेरे लिए वो बेटर होगा कि डिक्लाइन फेज में जो है अगर एकदम ही खत्म हो गया मार्केट तो मैं इसको निकाल दूं और मैं दूसरी चीजों पर फोकस करूं। तो हर एक प्रोडक्ट का एक टाइम आता है, वो 4 फेजेस से गुजरता है। एक होता है इंट्रोडक्शन फेज जहां पर ग्रोथ स्लो होती है, ग्रोथ फेज जहां पर ग्रोथ एनॉर्मस होती है, मैच्योरिटी फेज जहां पर ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, पहले से कंपैरिजन में बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है, मार्केट यहाँ पर बहुत एक्सपांड हो चुका है, ग्रोथ फेज में बहुत पैसा भी लगता है तुमको इसको ग्रो करने के लिए। डिक्लाइन फेज में अभी ये हमारी जो थे ग्रोथ वो पहले से रिड्यूस हो चुके हैं, बहुत ही रिड्यूस हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वो की वर्ड्स इन चारों मार्केट पे, इन चारों फेजेस में, सॉरी, ठीक है। ऐसे ही कुछ हुआ था बेटा नोकिया के साथ भी। नोकिया पहले धीरे धीरे ग्रो हुआ, फिर बहुत ज्यादा ग्रो हुआ, फिर मैच्योरिटी फेज आ गई, फिर एंड्रॉइड आने के बाद ये भी डिक्लाइन होने लग गया, ठीक है। यस, सो यहाँ पर देखिए बेटा, कोलगेट अभी तीसरे फेज में है, मैच्योरिटी फेज में है। मतलब अभी एकदम ग्रोथ स्लो हो गया है, 1-2% से ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत इधर उधर। तो ये तीसरे फेज में है।
चौथे फेज में कभी जाएगा भी नहीं, आएगा पता नहीं कब जाएगा कब नहीं जाएगा, बट हाँ ये अभी कौन से मैच्योरिटी फेज में है, बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन उसके पास एक अच्छा खासा मार्केट शेयर उसने कैप्चर कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखता बेटा, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कौन सा शेप का कर्व होता है। इट इज अ एस शेप्ड कर्व, एस शेप्ड कर्व उसको कहते हैं। आपको एग्जाम में आया तो आपको याद रहना चाहिए। यहां पर देखना 4 सक्सेसिव स्टेजेस से ये गुजरता है। इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने कहा स्लो सेल्स ग्रोथ हो रही है, मैंने आपको कहा ग्रोथ में रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। फिर मैंने कहा आपको मैच्योरिटी फेज में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, स्लो तरीके से ग्रो हो रहा है। डिक्लाइन फेज में क्या हो रहा है, शार्प डाउनवर्ड्स आ रहा है, एकदम नीचे आ रहा है, ठीक है। तो 4 फेजेस के थ्रू ये गुजरता है, जी हाँ 4 फेजेस के थ्रू ये गुजरता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। तो पहली स्टेज में क्या होता है, कंपटीशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, प्राइजेस उसके रिलेटिवली हाई है, क्योंकि अभी तक हमको उतना पता नहीं है मार्केट के बारे में, मार्केट बहुत लिमिटेड है, ये इंट्रोडक्शन फेज है, क्योंकि हमको लैक ऑफ नॉलेज भी अभी तक, तो इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। ये पहला फेज है, एकदम इंट्रोडक्शन वाला फेज। सेकेंड फेज में डिमांड एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, प्राइजेस अभी फॉल हो रही है, अभी हमको प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया, अभी उसकी कॉस्ट कैसे रिड्यूस करें पता चल गया है, मार्केट यहाँ पर ग्रो हो रहा है, कॉम्पिटिशन ग्रो हो रहा है, ठीक है। यस, सेकेंड फेज है। थर्ड फेज में कंपटीशन टफ हो चुका है, मार्केट स्टैग्नेंट हो चुका है, मार्केट स्टेबलाइज हो चुका है, स्टीफ कंपटीशन है, ये हमारा मैच्योरिटी फेज है, ठीक है, मैच्योरिटी फेज। एंड द लास्ट स्टेज ओवर हियर इज डिक्लाइनिंग स्टेज। सो डिक्लाइनिंग स्टेज में माय सेल्स आर फॉलिंग डाउन, मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ तो सोचना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, या फिर मुझे इस प्रोडक्ट को निकाल देना पड़ेगा। सो डाइवर्सिफिकेशन रिट्रेंचमेंट वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन इन फर्दर पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा, एक सवाल आया था, दिखने के लिए बड़ा सवाल है, बड़ा आसान है लेकिन, ठीक है। सजेस्टेड आंसर हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि राइटिंग प्रैक्टिस में मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सवाल को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आरटीपी मे 21 का सवाल है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस केस स्टडी फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। सो एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स एयर प्यूरिफायर फ्रेश ब्रीथ, ठीक है। So the fresh breathe has seen the sales growth of around 1% for last 2 years. एक परसेंट से ग्रो हो रहा है पिछले 2 साल से। आफ्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द प्रीवियस 5 years में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, अभी पिछले 2 साल से 2% से ग्रो हो रहा है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द न्यू प्रोडक्ट एंटरिंग द मार्केट in competition with the fresh breed, and ABC Limited is therefore considering cutting its prices to be in line with the major rivals with the hope to maintain the market share. The market research indicates that this will now cause a significant increase in the level of the sales, even though in the previous years price cut have had the little effect on demand. ABC Limited is also planning to launch the promotional campaign to highlight the benefits of the fresh breed against its rivals, identify and explain the stage of the product life cycle in which fresh breed falls। तो यहाँ पर आपको बताना है गाइस, इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ पर पहले 5 साल का ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त था, अभी 5 साल के बाद पिछले 2 साल से थोड़ा सा कम हुआ है, 1% से ग्रोथ हो रहा है, मतलब ये मैच्योरिटी फेज में है, नए राइवल्स आ रहे हैं, मतलब क्या है, स्टीफ कंपटीशन है। अब ये प्रमोशनल एक्टिविटीज को यहाँ पर सोच रहा है, क्योंकि राइवल से बीट करना है, ठीक है। सो ऑल दिस टेल्स अस, तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेज, तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये थर्ड स्टेज में है। देखो यहाँ पर कंपटीशन स्टीफ है, मार्केट स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर स्टेबलाइज हो चुका है। सो हमने जैसे कि बोला था कि ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, सो ये देखो, ये है वो कोलगेट जैसे स्टेज में है, 1-2% से मार्केट अभी ग्रो हो रहा है, मार्केट स्टेबलाइज हो चुका है, कंपटीशन स्टीफ है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये थर्ड फेज में है, ये मैच्योरिटी स्टेज में है, कंपटीशन यहाँ पर स्टफ हो चुका है, क्योंकि हम लोग सेकेंड स्टेज में डिमांड बहुत ज्यादा ग्रो होती है, सेल्स बहुत ज्यादा होता है, और एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस 5 साल तक उनका बहुत ज्यादा ग्रोथ था, तो वो अभी ग्रोथ से यहाँ पर थर्ड स्टेज में आ चुके हैं। एंड अभी इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको स्टेबिलिटी लाने के लिए सेल्स एक्टिविटीज, प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज उनको करनी पड़ेगी। जी हाँ, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, मुझे ऐसे लगता है
कि हम लोगों ने जस्टिस किया है इस रिविजनरी सेशन को, जितना हो सकता था उतना मैंने यहाँ पर करवाने की कोशिश की है। फटाफट से आपको रैप अप करवा देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रैटेजी के बारे में देखा, यस। हम लोगों ने यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में देखा, यस। स्ट्रैटेजी के कुछ डेफिनेशंस देखे, मैनेजमेंट के बारे में देखा, यस। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इसके बारे में देखा, जी हाँ। फिर हम लोगों ने उसके बाद कोर कंपिटेंसीज के बारे में देखा, जी हाँ। और उसके बाद हम लोगों ने पीएलसी के बारे में देखा। पीएलसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव पर एक क्वेश्चन देखा, एंड कोर कॉम्पिटेंसीज पे 3 सवाल हम लोगों ने देखे। आई होप दैट दिस टाइप ऑफ रिविजन्स आर हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपके लिए ऐसे और भी रिविजनरी सेशंस लाते रहूंगा गाइस। आई होप दैट यू एंजॉयड इट। इफ यस, डू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है मैंने पॉइंट वाइज आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया है, सो दैट वो रिमाइंड करने के लिए, मतलब याद करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आई होप दैट गाइस यू लाइक दिस सेशन। इफ यस, बहुत मेहनत से यहाँ पर इस सेशन को बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, and please do like it, do share it with your friends over there, and do let me know in the comment section if you like it. थैंक यू सो मच गाइस। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है अन अकेडमी पर तो आप लोग जरूर ले सकते हो। ये देखना आपके सामने प्लस सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स है, 24,300, 22,225, 22,275, 18,225, एंड ये है 24 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस आपके सामने है, 55,800, 34,425 एंड 27,000। डागा 10 इस कोड को भूलिएगा मत, DAGA10 इज द कोड। लाइट सब्सक्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। यस, यू कैन चेक अबाउट इट, यू कैन ऑल्सो हैव दैट, राइट। सो ये है तुम्हारे सामने सारे डिटेल्स। आपको, आपके फ्रेंड को, आपके रिलेटिव को, किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज द कोड DAGA10, DAGA10 is the code. Thank you so much guys. I hope that you enjoyed it. See you in the next session.